अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। आज के इस सेशन में इस्लामाबाद से हमारी गेस्ट हैं मिस आरजू मलिक। ये सीईओ एंड फाउंडर हैं फ्यूचर स्मार्ट इंक्लूसिव स्कूल की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और फ्यूचर स्मार्ट के बारे में मजीद जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सारजू मलिक कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Thank you so much for inviting me. राइट। तो मिस आरजू मलिक का हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि आपसे पूछना चाहेंगे कि ये फ्यूचर स्मार्ट है क्या। इस्लामाबाद में आप लोग कहाँ मौजूद हैं, कब से काम कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रो हो जाए देन हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी इन फ्यूचर स्मार्ट स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, इट्स माय विजन। और बहुत लंबे अरसे से इट वाज माय ड्रीम टू एस्टैब्लिश अ स्कूल इन पाकिस्तान जो कि सही मानों में इंक्लूसिव हो, अपनी स्पिरिट में इंक्लूसिव हो। और इट्स बीन 2.5 years now that we are in Islamabad in Police Foundation. बहरिया टाउन के करीब हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। राइट। तो अगर हम ये पूछना चाहें कि यहाँ पर आप बच्चों के लिए क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट। हम जितने भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, मतलब जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं, हम उन सबको केटर करते हैं। अ, अभी तक कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिनके बच्चे अभी तक हमारे तक नहीं पहुंचे हैं, बट अदरवाइज जिस तरह डाउन सिंड्रोम है, सीपी चिल्ड्रन हैं, कोक्लियर इम्प्लांट वाले हैं, ऑटिज्म। सबसे ज्यादा हमारी जो स्कूल की पॉपुलेशन है वो ऑटिज्म वाले बच्चों की है। तो हम किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि हम आपके बच्चे को नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हम लेते छोटे बच्चों को हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। और हम चाह रहे थे, एटलीस्ट मतलब मैं चाह रही थी कि 5 ईयर से कम उम्र के बच्चे हों, ताकि वो फिर हमारे साथ रहें और उन्हीं को लेकर हम अगले ग्रेड्स में भी जाएं, मे बी अप टू grade 10। ये एक बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन मतलब मैं चाह रही थी कि मैं इसको अर्ली ईयर्स से स्टार्ट करूं। राइट। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जब आपके पास बच्चे फिर इस एज में आते हैं, तो जब आपके पास बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चे तो ऐसे आते होंगे जो कि अपने डायग्नोसिस असेसमेंट के साथ आते होंगे और कुछ ऐसे भी आते होंगे जो कि विदाउट डायग्नोसिस और असेसमेंट के आते होंगे। तो दोनों को कैसे टैकल करती हैं? क्या जो बाद में आने वाले हैं जिनकी डायग्नोसिस नहीं हुई, तो यहाँ पे सर्विसेज हैं या आप रेफर करते हैं, कैसे करते हैं काम? इसमें यह है कि कुछ तो डायग्नोसिस के साथ आते हैं, उसमें लेकिन वो जो डायग्नोसिस होता है उसमें उस तरह से बहुत क्लियरली नहीं लिखा होता कि ये डायग्नोसिस है। अभी तक जितने बच्चे मेरे पास आए हैं जिनका डायग्नोसिस पाकिस्तान से हुआ है, वो तमाम के तमाम वो लेवल 1 पे हों, 2 पे हों, 3 पे हों, सब पे माइल्ड ऑटिज्म लिखा होता है। तो मैं इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ इस तरह के डायग्नोसिस पे। लेकिन ये है कि हम मतलब मैंने ये कभी नहीं सोचा कि इनका डायग्नोसिस क्या है, हम इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स वी डू ऑब्जर्व चिल्ड्रन फॉर अ मंथ, उसमें अपने नोट्स बनाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के साथ मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जब हम करते हैं उसमें हम अपने नोट्स मैच करते हैं। उसमें जो हमने गोल्स सोचे होते हैं, उनको डिसाइड किए होते हैं, वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से चलते हैं। जो बच्चे डायग्नोज नहीं होते उसमें हम पेरेंट्स के साथ ये बात डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेबल नहीं करना चाहते। तो हम इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। और पर्सनली मेरा मैं भी ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर थेरेपीज इतनी महंगी हैं, तो वहाँ पर डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि डायग्नोसिस वहाँ पर मतलब वहाँ की इनकम के हिसाब से एक्सपेंसिव है।
और उसका कोई यूज भी नहीं होता। मतलब एटलीस्ट मेरे अपने स्कूल में हम जो भी डायग्नोसिस हमारे पास आता है हम उसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब मैं खुद आपके सर्टिफाइड। सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, जरा क्लियर करना चाह रहा था कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ के डायग्नोसिस से इतना अच्छा नहीं है। सो आप उसको अप टू डेट या उतना अच्छा नहीं समझती एज पर योर एक्सपीरियंस। जी, क्यों मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह मेरे पास अभी तक जितने भी डायग्नोसिस आए हैं, मतलब मैं उसकी रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, तो उन सब पे लेवल 1 2 3 रिगार्डलेस के वो बच्चा किस लेवल पे है उस पे माइल्ड ऑटिज्म लिखा हुआ होता है। तो इसलिए मैं एटलीस्ट उस पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं करती। आप ट्रस्ट की जगह आप कह लें कि हम रिलाई नहीं करते हैं उस पे। और फिर पेरेंट्स के साथ जब मैं डिस्कस करती हूँ तो फिर बेस्ड ऑन देयर डिसीजन, अगर वो चाहते हैं कि हम डायग्नोसिस करें प्रॉपर वाला, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेशन है एडॉस 2 और ADIR जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में बच्चों के डायग्नोसिस, सॉरी ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए, तो वो फिर मैं पेरेंट्स अगर विलिंग हूँ तो हम डायग्नोसिस भी करते हैं। अदरवाइज मैं इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। राइट। तो इस वक्त फ्यूचर स्मार्ट जो है वो तकरीबन कितने बच्चों को सर्व कर पा रहा है अपनी कैपेसिटी में इस वक्त? देखें, हम लोगों की कैपेसिटी भी कम है और हमारे पास अराउंड 30 बच्चे हैं इस वक्त। और मैं बिलीव करती हूँ क्वालिटी पे इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। बजाय इसके कि हम बहुत से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और फिर उसको पूरा ना कर पाएं। क्योंकि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ आपको पता है कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वी नीड टू हायर स्टाफ मेंबर्स। हमारी अभी फिलहाल जो हमारे स्कूल में जो स्टाफ और बच्चों की जो रेशो है वो अराउंड 2 to 1 है, यानी कि 2 बच्चों के लिए एक एडल्ट। तो इसलिए क्वालिटी देने के लिए हम लोगों ने, क्योंकि मेरी स्कूल की सेटिंग है, इट्स नॉट अ सेंटर। यहाँ पे हम जिस तरह से सेंटर्स हैं जो डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं एंड पेरेंट्स कैन चूज कि उनके बच्चे ने कौन सी थेरेपी करनी है। मी बीइंग अ प्रोफेशनल आई बिलीव के पेरेंट्स से ज्यादा एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो मेरी है, हम बेहतर बता सकते हैं या जज कर सकते हैं कि किस बच्चे की क्या नीड्स हैं। पेरेंट्स ऑफ कोर्स दे नो देयर चाइल्ड बेटर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, लेकिन जहां पर स्पेशल नीड्स की बात आती है तो हम बेहतर देख सकते हैं उन चीजों को। तो हम लोग बच्चों की नीड्स के हिसाब से उनकी उनको थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक पैकेज है। हम लोग इंडिविजुअल किस्म की थेरेपीज नहीं करते हैं कि कोई बच्चा ABA के लिए आ रहा है। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूजन का है और इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सेटअप्स। और जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं पहली दफा तो उनको समझाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स समटाइम्स दे हैव बीन टू 2 3 अदर सेंटर्स और वहां पर उन्होंने वही चीज देखी होती है या उनको ऑफर वो उसी तरह से की गई होती है कि आप स्पीच थेरेपी करवा लें ये वो। लेकिन हमारा जो है हम पूरा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सारी थेरेपीज हैं। उसमें हमारी इट्स अ स्कूल, वी हैव स्मॉल ग्रुप्स, 6 to 8 किड्स इन वन ग्रुप। उससे ज्यादा हम नहीं एक ग्रुप में लेते। अभी इस वक्त हमारे अराउंड 7 किड्स एक ग्रुप में है। मतलब हमारी जो मैक्सिमम है वो 8 का ग्रुप हम्म। होगा। और बहुत ही स्पेशल किस्म की क्योंकि सर्विसेज हैं तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपने स्टाफ को ओवरबर्डन करें। और क्योंकि जब स्टाफ ओवरबर्डनड होगा तो वो काम भी अच्छा नहीं करेगा। तो इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को पढ़ाएं या उनकी थेरेपीज करें, बल्कि इंक्लूजन का मतलब बहुत
वास्ट है, जिसमें हमने अपने स्टाफ को भी देखना होता है, उनके मेंटल हेल्थ को भी सामने रखना होता है, ताकि वो ओवरबर्डन हो के प्रोफेशनली मतलब वो अपना काम अच्छी तरह से ना कर सकें। तो इन राइट। सारी चीजों को बैलेंस करना जो है वो हम्म। इंक्लूजन है, कि जब हम बच्चों को केटर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अपने स्टाफ को भी की वेल बीइंग भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर ऑफ कोर्स जो फैमिलीज हैं उनकी भी। तो इस तरह से हम कुछ राइट। चलें, इंक्लूसिविटी को आगे भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि आपने कहा कि वो एक फुल पैकेज होता है जिसमें वो सारी सर्विसेज दी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द किड। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सेटअप है, स्कूल है, हाउ वेल इक्विप्ड इज रिगार्डिंग ऑल द थेरेपीज, क्योंकि हमने देखा है कुछ थेरेपीज में कुछ खास इक्विपमेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका सेंटर इक्विपमेंट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से कैसे रेट करती है उसको? जी, मेरा स्कूल जो है वो उसमें जितने भी इक्विपमेंट चाहिए होता है, मतलब ऑफ कोर्स अगर ये तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि उसमें मतलब दुनिया की हर चीज है, लेकिन जितनी भी बेहतर इक्विपमेंट हम प्रोवाइड कर सकें, जिस तरह कनाडा से मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी की तो जितना भी इक्विपमेंट है वो मैं कनाडा से ही लेकर आई थी, और उसके अलावा भी जो एजुकेशनल मटेरियल है वो भी मैं कनाडा से ही लाई हुई हूँ, हम्म। और इट इज वेल इक्विप्ड। ओके। अच्छा, ये तो अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई वो तो ज़्यादा ऐसी थी कि आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, तो क्या आपका सेटअप जो है ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ भी है? ऐसी भी सर्विसेज हैं, या आप सेंटर ओरिएंटेड ही हैं, और सॉरी स्कूल ओरिएंटेड ही हैं और वहाँ पे फिजिकली उनके साथ काम करते हैं? ऑनलाइन सर्विसेज अभी हमने स्टार्ट नहीं की हैं, क्योंकि देखें कोविड के बाद असल में दुनिया में जितने भी बड़े चेंजेस आए हैं उसमें ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा आ गई, इन्वॉल्व हो गई। बच्चों को थेरेपीज की ज़रूरत थी तो ऑनलाइन थेरेपीज स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, और ऑफ कोर्स वो 10-15 साल में आएगी कि इनका कोई अच्छे रिजल्ट्स होते हैं नहीं होते हैं। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एविडेंस बेस्ड को फॉलो करना चाहती हूँ, तो अभी तक हमने ऑनलाइन इस तरह की कोई सर्विसेज स्टार्ट नहीं की हैं। मे बी आई विल स्टार्ट सून, लेकिन अभी मैं बहुत चीज़ें देख रही हूँ कि किस तरह से स्पेशली जो वेस्ट में हम्म। ऑनलाइन किस तरह से काम हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी कि हम भी ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं जिनका रिजल्ट भी रिजल्ट अच्छा आए, ओरिएंटेड भी बिकॉज हैं। वी डोंट नो कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। इवन वेस्ट में भी अभी तक नहीं पता, स्पेशली थेरेपीज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, राइट। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब मैं मदर से सुनती हूँ कि जब वो ऑनलाइन अगर स्पीच थेरेपी है तो बच्चों को पकड़ पकड़ के कंप्यूटर के सामने बिठाना, एबीए थेरेपी में भी इट्स हार्ड। तो ये लिमिटेड अभी सर्विसेज शायद एप्लीकेबल हो सकती हैं बेहतर तौर पे। हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज जो व्यूअर्स जानना चाहेंगे, बहुत से लोग तो आपको वैसे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हम पूछना चाहेंगे आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी एक्सपर्टीज, ताकि और ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वो। पाकिस्तान से तो मेरा इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स था, लेकिन जब मैं कनाडा आई उसके बाद मेरे बड़े बेटे का डायग्नोसिस हुआ विद हियरिंग लॉस, विच इज माइल्ड। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ इस चीज में कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, और उसमें फिर मैंने आई वेंट बैक टू स्कूल, और वहाँ से मैंने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था इंक्लूसिव एजुकेशन में। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और उसके साथ साथ फिर मेरी जॉब भी पब्लिक स्कूल में, वो भी अम, इसी फील्ड में थी। तो मेरा
एक्चुअली इंक्लूसिव स्कूल्स में ही मेरा सारा एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से बच्चों को स्कूल में एट अ टाइम एकेडमिक्स के साथ उनकी थेरेपीज कैसे की जाती हैं, उनको किस तरह आगे लेकर चला जाता है उनको डिफरेंट ग्रेड्स में। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं हु हैव मे बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एज वेल, तो किस तरह से उनको लाइफ स्किल्स की साइड पे लेके जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में किस तरह से जाते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट अर्ली ईयर्स से लेकर अराउंड 19-20 इयर्स ओल्ड तक के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है 25 सालों में। राइट। और प्लस आपने जो पहले बताया था एडॉस और उसकी सर्टिफिकेशंस जी पार्ट ऑफ। जी 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 जी। अच्छा, आपकी अपनी तो तारुफ हो गया अच्छे तरीके से। हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपकी टीम में किस किस्म के प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, जो आप डिफरेंट सर्विसेज पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस किस्म के प्रोफेशनल्स आपकी टीम में अवेलेबल हैं। जी मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं दे आर क्वालिफाइड। मतलब मेरे जो पास जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो उनके पास एमफिल की डिग्रीज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं विद मास्टर्स डिग्रीज। और पाकिस्तान में जो आजकल एबीए थेरेपी जो चल रही है, यहाँ पे मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि जो हम जो थेरेपीज करते हैं दे आर नॉट स्पेसिफिकली एबीए थेरेपी। हम अगेन वही बात है कि होलिस्टिक अप्रोच, और जहाँ पर हम ये समझते हैं कि यहाँ पर एबीए ज्यादा अच्छा काम कर सकता है तो हम उसको वहाँ पे ले आते हैं। और उसके अलावा पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट है और इस तरह की और टेक्निक्स हैं जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं किसी भी बच्चे के लिए जो भी बेस्ट है। क्योंकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, वेस्ट में खास तौर पे, तो वहां पर यही अप्रोच ली जाती है कि हम वन साइज डजंट फिट ऑल। तो वो स्पेसिफिकली जो उस बच्चे के लिए जरूरी होगी चीज, या जो उस बच्चे के जो बच्चा कंफर्टेबल होगा जिस थेरेपी के साथ, हम उसको अप्लाई करते हैं। मतलब हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं कि अच्छा ये बच्चा है तो इसकी हमने ये वाली थेरेपी इस तरह से करनी है। तो हमारा बहुत डिफरेंट है जो दूसरे अप्रोचेस से। राइट। बट वी डू यूज ऑल द टेक्निक्स। ओके। तो एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि जब आप अपने स्टाफ मेंबर ऐड कर रहे होते हैं, कोई भी टीम मेंबर, चाहे वो किसी भी सब फील्ड से हो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा क्या चीज़ आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्या चीज़ देख रहे होते हैं आप? मैं तो कंपैशन, एम्पैथी, लेकिन ये वो चीजें हैं जो इंटरव्यू में देखी नहीं जा सकती हैं। मतलब आप, ऑफ कोर्स मैं किसी से पूछूंगी आर यू कंपैशनेट, तो वो कहेगा हाँ। आर यू एम्पैथेटिक, यस आई एम। तो उस पे मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ। जब इंटरव्यू लेती हूँ ऑफ कोर्स उनकी डिग्री देखकर, बट अगेन डिग्रीज पे भी मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मुझे काम देखना है जिसमें उनकी जो डिग्री है वो भी हो और उसका जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें, मेरे स्टाफ मेंबर में, वो भी है या नहीं है। क्योंकि सॉरी टू से इस तरह की भी बहुत सी चीजें मेरे देखने में आती हैं जिसमें कहीं डिग्री होती है तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। तो मैं प्रोबेशन पे हायरिंग करती हूँ और उसमें हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, मैं और मेरी सीनियर टीम जो जिसको भी हम हायर करते हैं। और उस प्रोबेशन के पीरियड में हम पहले से अपने स्टाफ मेंबर्स को बता देते हैं कि दिस इज द पीरियड इन विच यू हैव द राइट टू लीव। कि अगर आपको हमारा माहौल पसंद नहीं आया तो आप हमें बाय बाय कर सकते हैं, और अगर हमें लगे कि यू आर नॉट फिट टू बी हियर तो हम भी आपको बाय बाय कर सकते हैं। तो दैट इज द प्रोबेशन पीरियड। और उसमें फिर उसके बाद फिर मैं उसको परमानेंट करती हूँ। और राइट। आई नीड टू बी वेरी केयरफुल जब हम हायरिंग करते हैं। हम्म। अच्छा, वंस हायरिंग कर लेते हैं एंड प्रोबेशन पीरियड भी उसका कंप्लीट हो जाता है, तो मैंने देखा फील्ड में रेगुलर ट्रेनिंग अपडेट्स और एजुकेशन अपनी उसको डिफरेंट, क्योंकि टेक्निक्स या नई वर्जन्स ऑफ द टेक्निक्स आते रहते हैं या नई प्रैक्टिसेस आती रहती हैं, तो उस
उनकी एजुकेशनल अपडेट को या ट्रेनिंग अपग्रेडेशन को कैसे लेके चलती हैं, उसके लिए क्या करती हैं? जी, उसके लिए मैं तो सबसे ज़्यादा इनकरेज करती हूँ। जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसमें जितने भी ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स एबीए थेरेपी सीख सकें, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब काम में आती है वो थेरेपी। तो मैं इनकरेज करती हूँ कि वो अगर उनके पास वो क्रेडेंशियल नहीं है तो वो उसको लें। उसके अलावा जो डिफरेंट अप्रोचेस जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं उनको खुद ट्रेन करती हूँ। मतलब जितनी भी थेरीज हैं उसमें कोई इस तरह का जिस तरह से आरबीटी या आईबीटी है, इस तरह का क्रेडेंशियल नहीं है, बट दे आर थेरीज जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने जो दी हैं हमें। तो जब हम उस स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट की अप्रोच को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मैं उसकी पूरी ट्रेनिंग अपने स्टाफ को खुद देती हूँ। राइट। अच्छा, एक चीज जो कि शुरू में भी सिर्फ जिक्र हुआ हल्का सा, तो मैं चाहूंगा कि व्यूवर्स इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि जो स्कूल की फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें, कोई आइडिया दे सकें, सो दैट पेरेंट्स को कंफर्टेबल फील हो कि ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं और इसके अगेंस्ट चार्जेस क्या होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा उनको आइडिया हो सके। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारी उस तरह से थेरेपीज और पैकेज वगैरह ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों का जो फी स्ट्रक्चर है वो नीड्स बेस्ड है अगेन। मैं यहाँ पर पेरेंट्स के हवाले से भी बात करूंगी। रफली 45-50,000 पर मंथ फी है हमारी, और जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो बहुत कम है, और बहुत छोटे ग्रुप्स हैं। तो ऑफ कोर्स जब हम इस तरह की अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं, तो फिर हमें स्टाफ भी उतना ही हायर करना पड़ता है। तो लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर ये इट कैन गो हायर देन 50, एंड इट कैन गो लोअर देन 50 एज वेल। अगर पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं अपना पे स्लिप्स, या जो प्रॉपर्टी वो रेंट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। उसके अलावा हम फ्री में भी हमारी कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो हम बच्चों को ऐसे बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के राइट। बच्चे, वी हैव डिफरेंट सीन बैकग्राउंड से बच्चे आते वन ऑफ योर, आई थिंक उस ग्रुप में था जिसमें कुछ शेयर हुआ था कि कुछ आप किसी ऐसी पोस्ट मैंने देखी थी जो कि सपोर्ट के लिए थी कि किसी हैं। जी। शायद कोई एक क्लब टाइप है, समथिंग दैट सपोर्ट्स पीपल लाइक। अ, नहीं, ऐसा कोई क्लब नहीं है। मेरी अपनी फैमिली, हम लोग खुद ओके, अ, जो है वो सपोर्ट करते हैं। फैमिली क्लब। जी, फैमिली क्लब। अच्छा, एक चीज और, स्टाफ की ट्रेनिंग के बारे में बात हुई तो पेरेंट्स को भी गाइडेंस और ट्रेनिंग की वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए आप काम करती हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम उन्होंने पेरेंट्स के पास भी गुजारना होता है, तो हाउ यू ट्रेन और गाइड पेरेंट्स? पेरेंट्स को गाइड तो हम ऑलमोस्ट रोज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर जिस तरह से स्कूल्स के पोर्टल्स होते हैं, हमारा वो पोर्टल है, हमारी एक ऐप है टेलीफोन के लिए भी। और उसमें जो रोज की जो भी रूटीन होती है बच्चे की, या जो भी एक्टिविटीज हुई होती हैं, वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। और उसमें वीडियोस भी हो जाती हैं। और उसमें एक तरह से वो गाइडलाइन ही होती है कि उन्होंने घर में क्या करना है, किस तरह से उसको रिवाइज करना आप कह लें, उसकी प्रैक्टिस करना कह लें, जो स्पीच थेरेपी में हुआ है, या उस तरह से या दूसरी किसी थेरेपीज में। तो वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो रोज की हम शेयर करते हैं, और वो एक तरह से गाइडलाइन हो जाती है। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, तो वो एवरी 3 to 4 months हम लोग एक सेशन करते हैं, जिसको हम जनरल मीटिंग कहते हैं या जनरल असेंबली कहते हैं।
उसमें पेरेंट्स जो हैं उनको हम बुलाते हैं, क्योंकि इंक्लूजन इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसमें फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। तो उसमें फिर हम उनको कोई ना कोई हम टॉपिक चूज कर लेते हैं, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड हो गया या बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड हो गया, इवन पेरेंटिंग पे भी। तो हम उसका सेशन करते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स की तरफ से भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसमें वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं या अपने कंसर्न जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पेरेंट्स की भी हम एक तरह से उनका अलग से एक ऐसा सेशन भी हम करवाते हैं जिसमें वो आपस में मिल सकते हैं, और वो आपस में भी अपने बच्चों के बारे में चीजें डिस्कस करते हैं इफ दे वांट, मतलब हम पूछ लेते हैं उनसे, और वो अब आपस में बैठते हैं, वी प्रोवाइड देम अ कप ऑफ टी, और फिर वो आराम से एक रिलैक्स माहौल में, जब उनके बच्चों की भी बेबी सिटिंग हो रही होती है तो वो आराम से बैठ के वो एंजॉय भी करते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज पहले भी जिक्र हुआ उसका, आपने इंट्रो में भी बताया कुछ, मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा मजीद हम एलैबोरेट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो इंक्लूसिवनेस है, इंक्लूसिविटी है, इंक्लूजन स्कूल्स हैं, अ, काफी मिसयूज होता है ये वर्ड या फ्रेज। तो हम जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि आप जब अपने स्कूल को इंक्लूसिव कहते हैं कि फ्यूचर स्मार्ट इंक्लूसिव स्कूल, तो किन चीज़ों के बेस पे इंक्लूसिव कहा जाता है, और पेरेंट्स आपके स्कूल को इंक्लूसिव कैसे समझ सकते हैं, उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ा सा इसको अगर एलैबोरेट कर सकें। पाकिस्तान में जो इंक्लूजन या इंक्लूसिव स्कूल या इस तरह के इंक्लूजन इंक्लूसिविटी, जो जितनी भी इस तरह की टर्म्स हैं, पाकिस्तान में उनको सिर्फ स्पेशल नीड्स के साथ रिलेट किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंक्लूजन का मतलब है कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो उस सोसाइटी का पार्ट हो, उसको इंक्लूड करना। स्पेशल नीड्स का ग्रुप इज वन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ इसी के बारे में सोचा जाता है। इंक्लूजन मीन्स कि जितने भी और ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो औरतों का है। आपको पता है बच्चियां जो हैं वो कितनी ज्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर हम कंपेयर करें लड़के और लड़कियों में। इसी तरह से फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो छोटे ग्रुप्स में आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं वो छोटे ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो इन सबको इंक्लूड करना स्कूल में, दैट इज इंक्लूजन। और उसके बाद फिर बच्चों की, जो भी बच्चों को, जिन बच्चों को भी आप केटर कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपके बच्चे का एडमिशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आपकी पूरी फैमिली को अडॉप्ट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर उनकी मेंटल हेल्थ, वो सारी चीजें जो हैं हम उसको भी फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं खुद दो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की मदर हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें जो मेंटल स्ट्रेस है वो किस तरह से पेरेंट्स के लिए कितना वो बुरा हो सकता है, और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर किस तरह से असर कर सकता है। तो एंड माय राइट। पेरेंट्स लव टू टॉक विद मी जब भी उन्हें टाइम मिलता है, और एंड दे आर ऑलवेज वेलकम। मतलब मैंने उनको ये कहा हुआ है कि जब भी आपको कोई भी ऐसी जरूरत महसूस हो, आप जस्ट मुझे एक मैसेज करें एंड आई विल बी देयर। राइट। अच्छा, एक चीज हम और पूछना चाहेंगे, वो भी आपकी एडवाइस के, पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं कि जब वो अपने बच्चों के लिए किसी भी स्कूल ऐसे सेटअप का इंतखाब कर रहे हों, सेलेक्ट कर रहे हों, तो किन पॉइंट्स को उनको देखना चाहिए, कैसे वो एक अच्छे सेटअप को डिसाइड कर सकते हैं या उसके बारे में फाइनल कर सकते हैं उसको। um, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैंने खुद देखा है फैंसी चीजें, बहुत अच्छे से पेंट हुए हुए, बहुत कलरफुल, बहुत डेकोरेटेड चीजें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और पाकिस्तान में जितने स्कूल्स मैंने डेकोरेटेड देखे हैं, मैंने दुनिया में नहीं देखे हुए इतनी ज्यादा डेकोरेशंस के साथ। और वो एक, और लोग इम्प्रेस भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली।
तो मेरा ख्याल है कि पहले, सबसे पहले तो जहाँ जो भी आप जगह चूज कर रहे हैं उसको ऑफ कोर्स आप विजिट करें, लेकिन आप इतनी चीजों से इम्प्रेस ना हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और फिर ऑफ कोर्स जो वहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो प्रिंसिपल आप कह लें या सेंटर के इंचार्ज कह लें, उनसे बातचीत करें, क्वालिफिकेशंस पूछें। बट अगेन मैंने सुना है कि बहुत सी झूठी बातें भी होती हैं, गलत किस्म की क्वालिफिकेशंस भी बताई जाती हैं। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं भी एज अ पेरेंट, अगर मुझे भी कहीं जाकर चूज करना हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो, खासतौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली झूठ बहुत मॉनिटरिंग बोला नहीं। जाता है। और फिर जी, उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं। हम्म। तो आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन किया है। और ये अक्सर क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि ऑब्वियसली नेचुरली है कि वो क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, उतने बिल्कुल। एक्सपीरियंस होता, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि वो क्या करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भी पर्पस यही है कि उन लोगों को सामने लेके आया जाए, एटलीस्ट दे हैव सम ऑप्शंस टू गो के हाँ ये लोग हैं, ये एक्सपीरियंस है। हम्म। इट्स हमारी तरफ से एक हम्बल एफर्ट है। अच्छा, एक चीज जो मैं ये पूछना चाहूंगा वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि आप इतने एक्सपीरियंस से उसको थोड़ा हाईलाइट कर सकती हैं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के, रिहैब फील्ड के, जितने भी हैं, ओटी वाले हैं, स्पीच वाले हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनमें किस चीज की कमी आप देखती हैं, या इस फील्ड को हमें बेहतर बनाने के लिए किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है पाकिस्तान के इन्वायरमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, लेकिन अब इस सिचुएशन में मैं कंपेयर कर सकती हूँ, जिस तरह से एज एन ऑब्जर्वर भी। मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी में, मैं सबको नहीं कहूँगी, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर ट्रू प्रोफेशनल्स, लेकिन मेजॉरिटी में प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। और उसमें हमें इम्प्रूव करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट, बड़ा टू द पॉइंट और की चीज पे आपने फोकस किया है। और बिल्कुल लास्ट में, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, बिल्कुल लास्ट में आप पेरेंट्स को कोई मशवरा देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी, या हम व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, पाकिस्तानियों को किसी कोई मैसेज अगर देना चाहें तो प्लीज। अगर मेरे पास फिर दो मैसेजेस मैं देना चाहूंगी। एक, मैं एज अ मदर, मेरे बेटे को भी ऑटिज्म है। जब मैं पाकिस्तान में अपने किसी भी सेशन में पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को शेयर करती हूँ तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और जब मैं उनको बताती हूँ कि मेरा बेटा अब हाई स्कूल में, उसकी ग्रेजुएशन है इस साल, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, तो पेरेंट्स बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से इम्प्रेस मत हुआ करें। जो भी जर्नी है, जिसकी भी जर्नी है, वो बहुत मुश्किल जर्नी है। और हम अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने जो इम्तिहान एक इंसान पे डाला है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट इम्तिहान किसी और के लिए है। तो इम्प्रेस होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये सोचें कि अल्लाह ने जो भी आपको जिम्मेदारी दी है उसको आपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसको बेहतर तरीके से पूरे करना है। जाहिर बात है, आप अपने रिसोर्सेज से बाहर तो नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास पेरेंट्स जब आते हैं और वो कहते हैं आपकी फी बहुत ज्यादा है और आपने तो बिजनेस खोला हुआ है, तो मैं कहती हूँ जी बिल्कुल मेरा बिजनेस है ये, ऐसी कोई मतलब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज माय बिजनेस। लेकिन जब हम क्वालिटी सर्विसेज देते हैं तो हमें उस क्वालिटी के लिए प्रोफेशनल्स को भी पे करना पड़ता है। मतलब मैं किसी अपने टीम मेंबर की इंसल्ट नहीं कर सकती हूँ कि किसी एम फिल को मैं 10,000 सैलरी दूं। तो ऑफ कोर्स जितनी जो जिसकी वर्थ है हम उसी हिसाब से पे करते हैं। दूसरी, एज अ प्रोफेशनल मैं ये मशवरा दूंगी, आपने पेरेंट्स के लिए कहा है ना? सॉरी, मैं ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गई।
सॉरी, पेरेंट्स के लिए तो हो गया, आप वैसे मैसेज। देना चाहें तो जरूर। अच्छा, एज अ प्रोफेशनल मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने पहले पॉइंट आउट किया था कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, तो मेरे कुछ ऐसे जवाब होते हैं पेरेंट्स को जो उनको बहुत ऑड लगते हैं। मतलब मैं आपको मिसाल देती हूँ कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, एबीए की ज़रूरत है। तो मैं उनको कहती हूँ कि जस्ट रिलैक्स, लेट अस हैंडल द सिचुएशन, हम देखेंगे क्या नीड्स हैं क्या नहीं है। प्रोफेशनलिज्म की कमी ये है कि शायद वो पेरेंट्स यूज टू होते हैं किसी और जगह के, जहां पर जाकर वो अपनी लिस्ट जो बताते हैं वो लोग उनको मान लेते हैं उस लिस्ट को, कहते हैं हाँ हाँ जो आप कह रहे हैं हम वही करेंगे। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि देखें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर को खुद अपना डायग्नोसिस बताते हैं कि भी मेरे जो है वो तो किडनी में स्टोन है, डॉक्टर साहब आप मेरा ऑपरेशन कर दें? ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर जो है वो खुद चेकअप करता है, वो ब्लड टेस्ट करता है, वो और तरह के करता है, वो अल्ट्रासाउंड करेगा, वो बहुत कुछ करेगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे नहीं पता वो क्या क्या करेंगे, बट दे विल डू टेस्टिंग और उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे। तो सेम इज द केस विद अस कि हम सारी टेस्टिंग करके फिर बताएंगे कि बच्चे की नीड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं जानते हैं। ऑफ कोर्स वो हमसे शायद करोड़ दफा ज्यादा अच्छा जानते हूँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक नीड्स की बात आती है तो फिर प्लीज लेट अस टेक चार्ज ऑफ योर चाइल्ड। तो ये मेरी राइट। रिक्वेस्ट एक तरह से कह लें या एडवाइस भी कह लें कि अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो लेट द प्रोफेशनल डू डेज ऑफ टेक आवर वर्क। डिसीजंस और हाँ, तो और प्रोफेशनल को पे आप डिसीजंस छोड़ें भी, कि उसका काम जो है वो बट जी प्रोफेशनल करें। बिल्कुल, बट राइट। एट द सेम टाइम आपको विजिलेंट होने की बहुत जरूरत है, राइट। आपको इन्वॉल्व होने की बहुत जरूरत है, क्वेश्चन करने की बहुत जरूरत है। ये राइट। एक्टिविटी है, इसका क्या मतलब है? अगर जिस तरह से कई दफा हम ऐसी टर्मिनोलॉजी लिख देते हैं मैसेज में भी, आपको समझ में नहीं आई किसी टर्म की तो फौरन उनसे पूछें कि इसका क्या मतलब है, हमें एक्सप्लेन राइट। करें या हमें कोई वीडियो ऐसी भेजें जिससे हमें पता चल जाए। तो जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। डू योर जॉब एंड लेट द प्रोफेशनल्स डू देयर जॉब। राइट। पेरेंट्स की क्या जॉब है कि जो भी उनको एडवाइस किया जाता है, गाइड किया जाता है, वो उसको फॉलो करें। जिस तरह राइट। डॉक्टर आपको दवाई देता है, वो कहता है 3 दफा खानी है, तो आप वो सही। खाएं और फिर प्रोफेशनल्स को अपनी जॉब करने दें। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, वो बहुत सी चीजें घर में आके शेयर नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, अब्यूज की बहुत सारे केसेस भी जरूरत है। होते हैं। तो हम्म। उसमें फिर आपको विजिलेंट रहने की बहुत जरूरत है और क्वेश्चन करने की बहुत जरूरत है। ऐसा है तो राइट। क्यों है ऐसा? आपने ऐसा किया है, ये एक्टिविटी की है तो क्यों की है? यू हैव द Right. राइट We टू are आस्क। running short of our time, so जी जी। sorry to interrupt you here. But मैं चाहता हूँ कि इसी मशवरे और इसी एडवाइस के साथ हम इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। और हम आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने टाइम निकाला। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। Until then, take care and Allah Hafiz. टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।